गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके पार्ट नंबर 4 को हमने कर लिया। आज हम पार्ट नंबर 5 को करने जा रहे हैं। अभी हम जो कर रहे थे वो टॉपिक हमारा बीच में ही रह गया था, जिसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम बेरिलियम की एल्युमिनियम के साथ समानता की बात कर रहे थे। तो बेरिलियम एल्युमिनियम के समान सहसंयोजक गुण रखता है, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण भी करता है। बेरिलियम और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेधर्मी नेचर के होते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम की तरह बेरिलियम पर भी ऑक्साइड की परत पाई जाती है, जहाँ पर एसिड का इफेक्ट बहुत कम होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बेरिलियम व एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं, बेरिलियम व एल्युमिनियम के ऑक्साइड बेरिलियम और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड हैं, बेरिलियम के ऑक्साइड को बनाएंगे तो BeO बनेगा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड को बनाएंगे तो Al2O3 बनेगा। ठीक है, बेरिलियम का ऑक्साइड BO और एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ये दोनों ही क्या होते हैं, उच्च गलनांक वाले और अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। उच्च गलनांक का मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जा कर के इनका गलन होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जा कर के ये मेल्ट होंगे, तो इनका गलनांक ज़्यादा होता है। अघुलनशील अगर किसी में घोलना चाहें तो घुल नहीं सकते, तो अघुलनशील नेचर के हो जाएंगे। इसके अलावा एल्युमिनियम के समान ही बेरिलियम भी क्या करता है, क्षारों के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, संकुल बनाता है। तो हम बात करें बेरिलियम भी एल्युमिनियम की तरह क्षारों से अभिक्रिया कर संकुल का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर संकुलन प्रवृत्ति पाई जाती है। एल्युमिनियम के अंदर भी संकुलन प्रवृत्ति पाई जाती है। संकुलन प्रवृत्ति उसी के अंदर होती है जो संकुल बना सकते हैं। तो देखिए, बेरिलियम और एल्युमिनियम जो है वो दोनों प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो संकुल बना सकते हैं। अगर हम एल्युमिनियम के संकुल की बात करें तो ये AlHOH की 4 और नेगेटिव ये संकुल बनाएगा। अगर हम बेरिलियम के संकुल की बात करें तो BeOH की 4 और 2 नेगेटिव प्रकार का संकुल बनाएगा। तो बेरिलियम एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो उच्च गलनांक अघुलनशील होते हैं और बेरिलियम भी एल्युमिनियम की तरह क्षारों के साथ रिएक्शन करके, यानी बेस के साथ रिएक्शन करके आसानी से क्या कर सकते हैं, संकुल बना सकते हैं। और जो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर संकुल प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा जो बेरिलियम है, बेरिलियम एल्युमिनियम की तरह फ्लोराइडों के संकुल भी बना सकते हैं। फ्लोराइडों के संकुल भी बना सकते
जाते हैं। और जो रिनाइन नेचर के होते हैं, जो रिनाइन नेचर के होते हैं यानी कि रिनाइन प्रवृत्ति के होंगे, तो एल्युमिनियम की तरह बेरिलियम भी फ्लोराइडों के संकुल बना सकते हैं। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम जो संकुल बनाएगा वो इस प्रकार बनाएगा फ्लोराइडों का संकुल, जिसको AlF6 और 3 नेगेटिव से लिखा जाएगा। तो रिनाइल नेचर के बना रहे हैं। और बेरिलियम जो बनाएगा संकुल वो इस प्रकार बनेगा BeF4 2 नेगेटिव, क्योंकि एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है। 3 रिनाइन तो बैलेंस हो गए, लेकिन 3 नेगेटिव तो ऊपर आएगा। और बेरिलियम में 2 नेगेटिव तो बैलेंस हो गए, लेकिन 2 नेगेटिव ऊपर आएगा। तो बेरिलियम एल्युमिनियम की तरह क्लोराइडों के संकुल बना सकते हैं, क्लोराइडों के नहीं, फ्लोराइडों के संकुल बना सकते हैं। वो भी कैसे होते हैं? रिनाइन नेचर के होते हैं। एल्युमिनियम AlF6 3 नेगेटिव बनाएगा और बेरिलियम BeF4 2 नेगेटिव बनाएगा। इस प्रकार के जो संकुल बनते हैं वो सारे रिनाइन नेचर के होते हैं। इसके अलावा हमने शुरू में ही लिखा है कि बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ सहसंयोजक गुण शो करते हैं, तो ये सहसंयोजक यौगिक का निर्माण भी करेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेरिलियम एल्युमिनियम की तरह सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। बेरिलियम एल्युमिनियम की तरह ही सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। बेरिलियम के साथ अगर क्लोराइड को जोड़ा जाए तो वो सहसंयोजक नेचर को शो करेगा। बेरिलियम जो है वो तो क्या बनेगा, BeCl2 बनाएगा, और एल्युमिनियम है वो क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा। तो ये क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिक होते हैं। और ये सहसंयोजक जो यौगिक हैं वो लुईस अम्ल के नेचर के होते हैं, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। और साथ में ये क्या करते हैं? लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। और इनकी जो संरचना होती है वो सेतु बंध युक्त होती है, सेतु बंध युक्त संरचना पाई जाती है। अब लुईस अम्ल का करैक्टर क्या होता है? लुईस अम्ल वो होता है जिस पर धनायन होता है, जिसका षष्टक, जिसके अंदर षष्टक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसका अष्टक कंप्लीट ना हो। और इसके अलावा जो नेचर पाई जाती है डी कक्षक रिक्त हो। ये कुछ करैक्टर जो होते हैं वो लुईस अम्ल के होते हैं। तो BeCl2 और AlCl3 जो होते हैं वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, सेतुबंध युक्त संरचना के रूप में पाए जाते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ये जो करैक्टर है वो बेरिलियम और एल्युमिनियम में दोनों में एक समान पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें क्षारीय मृदा धातु की, बेरिलियम की बात करें हम, मैग्नीशियम की बात करें हम, कैल्शियम की बात करें हम, इसके अलावा स्ट्रांसियम की बात करें, बेरियम की बात करें, रेडियम की बात करें, ये कुछ एलिमेंट जो है वो क्षारीय मृदा धातु के हैं। बेरिलियम के अपने वर्ग के ही एलिमेंट हैं। अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये एलिमेंट जो होते हैं वो कार्बन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और कार्बाइड बना सकते हैं। ये क्या करते हैं? अब देखिए हम बात करें क्षारीय मृदा धातु की। क्षारीय मृदा धातुएं
Mc2 प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं, Mc2 प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। Mc2 प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। जैसे हम कैल्शियम की बात करें तो CaCO2, बेरिलियम की बात करें तो BeC2, यानी कि जो क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं वो Mc2 प्रकार के कार्बाइड बनाती हैं, लेकिन ये Bc2 प्रकार का नहीं बनाएगा, Be2C प्रकार का बनाएगा। तो दोनों के अंदर भिन्नता पाई जा रही है। और फिर एल्यूमिनियम है ना, वो Al4C3 प्रकार का कार्बाइड बनाएगा। तो कहने का मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ समानता शो कर रहा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ समानता शो कर रहा है, कैल्शियम के साथ समानता शो नहीं करता। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड बन रहा है, Mc2 प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। ये Mc2 प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। तो जब क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बाइडों को अगर अपघटित किया जाए तो वो क्या करते हैं, एसिटिलीन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, एसिटिलीन मुक्त करते हैं। तो कार्बाइडों को जल अपघटित करें तो जल अपघटित करने पर कैल्शियम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और C2H2 बनेगा। क्या बनेगा, C2H2 बनेगा। लेकिन ये क्या है, इसको जल अपघटित किया जाए तो BeOH की ट्वाइस C2H2 बनाता है, और इसको जल अपघटित किया जाए तो AlOH की थ्राइस प्लस CH4 बनाता है। तो जो कार्बाइड हैं वो अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के जो कार्बाइड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, Mc2 प्रकार के होते हैं। और जो बेरिलियम का कार्बाइड है Bc2C प्रकार का है, और एल्यूमिनियम का Al4C3 प्रकार का कार्बाइड है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, इसको जल अपघटित करें तो एसिटिलीन मुक्त करता है, ये एसिटिलीन है, और ये क्या करता है, मीथेन को मुक्त करता है। तो ये बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। जो बेरिलियम है वो अपने ही वर्ग के एलिमेंट के साथ इतनी समानता शो नहीं करता जितना एल्यूमिनियम के साथ शो करता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। बेरिलियम एल्यूमिनियम के समान सहसंयोजक गुण रखता है, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी नेचर के होते हैं, जबकि बेरिलियम के अपने ही वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड हमेशा ही क्षारीय नेचर के होते हैं, और इनका जो नेचर होती है वो उभयधर्मी होती है। और एल्यूमिनियम की नेचर भी उभयधर्मी होती है, तो ये एल्यूमिनियम के साथ ज़्यादा समानता शो कर रहा है। एल्यूमिनियम की तरह बेरिलियम पर भी ऑक्साइड की परत पाई जाती है, जिससे एसिड का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बेरिलियम के ऑक्साइड BeO और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं वे Al2O3 होते हैं। तो ये ऑक्साइड जो होते हैं वो उच्च गलनांक वाले होते हैं, अघुलनशील होते हैं। बेरिलियम भी एल्यूमिनियम की तरह हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड या क्षारों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड टाइप के संकुल बनाते हैं। एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो AlOH4 नेगेटिव प्रकार का संकुल बना रहे हैं, और बेरिलियम BeOH4 2 नेगेटिव प्रकार का संकुल बना रहा है। तो उसके बाद बेरिलियम एल्यूमिनियम की तरह ही फ्लोराइडों के संकुल भी बना सकते हैं जो रिनाइन नेचर के होते हैं। एल्यूमिनियम AlF6 3 नेगेटिव प्रकार के संकुल बनाता है, और बेरिलियम BeF4 2 नेगेटिव प्रकार के संकुल बनाता है। बेरिलियम एल्यूमिनियम की तरह ही
सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। बेरिलियम BeCl2 प्रकार के और एल्यूमिनियम AlCl3 प्रकार के सहसंयोजक यौगिक बनाता है। ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो सेतुबंध युक्त संरचना के रूप में पाए जाते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं जितने भी प्रकार की होती हैं वो Mc2 प्रकार के कार्बाइड बनाती हैं, लेकिन बेरिलियम Mc2 प्रकार का कार्बाइड नहीं बनाता। बेरिलियम एल्यूमिनियम के समान कार्बाइड बनाता है और जब इन कार्बाइड को अपघटित किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड में अपघटित होते हैं और साथ में क्या करते हैं, वो एसिटिलीन मुक्त करते हैं, साथ में मीथेन भी मुक्त करते हैं। तो ये कुछ डायगोनल रिलेशनशिप की बात की हमने। हमने आज दोनों ही क्लासों के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप की बात की। काफ़ी लंबा टॉपिक था और थ्योरेटिकल था जिसको समझना भी बहुत ज़रूरी था। अब देखिए डायगोनल रिलेशनशिप तो पाया जाता है, ये तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन उसके कारण क्या है भी एक एलिमेंट जो है वो अपने वर्ग के एलिमेंट के साथ समानता शो नहीं करता, जबकि दूसरे वर्ग के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ समानता शो करता है। ऐसा क्यों? उनके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है भी, उनके कारण क्या है? तो डायगोनल रिलेशनशिप के कारण करते हम विकर्ण संबंध के कारण। विकर्ण संबंध के कारण। विकर्ण संबंध के जो कारण हैं वो मुख्य रूप से दो ही कारण हैं। एक तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, धन विद्युतीय गुण पाया जाता है, धन विद्युतीय गुण में समानता। और दूसरा इनके अंदर समानता क्या पाई जाती है, समान ध्रुवण क्षमता। समान ध्रुवण क्षमता। अब देखिए धन विद्युतीय गुण में समानता और समान ध्रुवण क्षमता, ये दो करैक्टर जो होते हैं वो इस टाइप के हैं जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं, विकर्ण संबंध को शो करते हैं। जो एलिमेंट अपने ही वर्ग के एलिमेंट के साथ समानता न शो करके दूसरे वर्ग के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ समानता शो करता है, अपने ही वर्ग के एलिमेंट के साथ भिन्नता शो करता है, तो उसके दो कारण हैं, धन विद्युतीय गुण में समानता और समान ध्रुवण क्षमता। धन विद्युतीय जो गुण होता है वो विद्युत ऋणता के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि विपरीत होता है, जहाँ विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा वहाँ धन विद्युतीय गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है जिनके इसकी विद्युतता 1.0, इसकी 1.5, इसकी 2.0 और इसकी 2.5। मान लो ये विद्युत ऋणता पाई जाती है, ठीक है। फिर हम इधर सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें और सिलिकॉन की बात करें, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पर विद्युतता 0.9 होती है, ठीक है। यहाँ विद्युत ऋणता 1.2 और यहाँ पर 1.5 और यहाँ 1.8 ये पाई जा रही है, सॉरी 1.9, ठीक है। ये इसके साथ में विकर्ण संबंध शो करता है, ये इसके साथ में विकर्ण संबंध शो करता है, ऐसा ही है। क्योंकि जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं
तो धन विद्युतीय गुण कम हो रहा है ना। मैंने क्या कहा था कि जो धन विद्युतीय गुण है, विद्युतीय गुण इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत ऋणता के। जहाँ विद्युत ऋणता बढ़ेगी वहाँ धन विद्युतीय गुण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहाँ विद्युत ऋणता बढ़ेगी वहाँ धन विद्युतीय गुण कम हो जाएगा। लिथियम की विद्युत ऋणता 1, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2 और कार्बन की 2.5। नेक्स्ट मतलब जाएंगे तो बढ़ती रहेगी। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इधर चलते हैं तो इनकी विद्युत ऋणताएं बढ़ती जाती है। तभी तो कहा जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। कहने का मतलब है विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी? फोन की। ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन है? फोन। क्योंकि फोन से तो याद रह ही जाएगा। फोन अट्रैक्टिव तो करता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो आकर्षित ही तो करता है। खुद तो नेगेटिव में रहता है और दूसरे को क्या बना देता है? धनात्मक बना देता है। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा वो हमेशा ही नेगेटिव में रहना चाहता है और दूसरे को क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। तो आपको पता ही है कि जब जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो तो नेगेटिव में ही रहना चाहता है और दूसरे को क्या बना रहा है? पॉजिटिव बना रहा है। तो कहने का मतलब जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसमें धन विद्युतीय गुण तो कम पाया जाएगा। तो एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो विद्युत ऋणताएं बढ़ रही है ना, ऐसे चल रहे हैं तो विद्युत ऋणता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो धन विद्युतीय गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। धन विद्युतीय गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय गुण कम होता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम होती है और धन विद्युतीय गुण बढ़ता है। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धन विद्युतीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि ये एलिमेंट का नेक्स्ट वर्ग का जो नेक्स्ट सदस्य होता है इनमें आपस में धन विद्युतीय गुण में लगभग क्या पाई जाती हैं? समानताएं पाई जाती हैं। लगभग समानता मतलब धन विद्युतीय गुण लगभग समान पाए जाते हैं और धन विद्युतीय गुण लगभग समान पाए जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इसके अलावा दूसरा करैक्टर जो आता है वो समान ध्रुवण क्षमता का आता है। समान ध्रुवण क्षमता का कहने का मतलब है कि हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है? आकार कम हो रहा है। आकार क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। और आवेश की मात्रा, आवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो अपने वर्ग में नीचे आने पर ऐसे नीचे आएंगे। नीचे आने पर क्या होता है? आकार बड़ा होता है और आकार बड़ा होता है तो ध्रुवण क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ध्रुवण क्षमता कम हो जाती है। जब अपने ही नेक्स्ट वर्ग के नेक्स्ट या प्रथम आवर्त से दूसरे आवर्त में अगर तिरछा चलते हैं तो दोनों प्रभाव आंशिक रूप से एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं।
निरस्त कर देंगे, ऐसे जाएंगे तो ये दोनों ही प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इस कारण इनके अंदर समान ध्रुवण क्षमता पाई जाएगी और समान ध्रुवण क्षमता पाए जाने के कारण ये एक दूसरे के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये था विकर्ण संबंध, और विकर्ण संबंध के कारण धन विद्युतीय गुण में समानता। जहाँ विद्युत ऋणता बढ़ती है वहाँ धन विद्युतीय करैक्टर कम होता है, और धन विद्युतीय करैक्टर कम होता है तो, और जहाँ विद्युत ऋणता कम होती है वहाँ धन विद्युतीय करैक्टर बढ़ता है। तो जब हम तिरछे चलते हैं तो इनके अंदर धन विद्युतीय गुण लगभग इक्वल आ जाता है, और इक्वल आ जाता है तो ये एक दूसरे के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इसी प्रकार समान ध्रुवण क्षमता बाएं से दाएं चलते हैं तो इनका आकार कम होता है तो आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। और जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बड़ा होता है और ध्रुवण क्षमता कम होती है। तो जब हम पहले आवर्त से या पहले वर्ग से दूसरे वर्ग के नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं, या फर्स्ट आवर्त से सेकंड आवर्त में जब तिरछे चलते हैं तो ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। इस कारण इनके अंदर समान ध्रुवण क्षमता पाई जाती है। तो डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम का मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, क्योंकि हम एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे तो एस ब्लॉक एलिमेंट के सदस्य होने के नाते हमें ये दो डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ने हैं, जिनको हमने एक एक को किया, और विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप के कारण भी बताएं आपको। आप यहाँ से बार बार वीडियो देखकर इस चीज़ को समझना। बाकी आपके पास नोट्स की PDF भेज दी जाएगी। आज का हमारा डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ समाप्त होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।